मैं रामकृष्ण शर्मा GIS एंड RS मतलब रिमोट सेंसिंग के इस लेक्चर में आप सबके साथ उपस्थित हुआ हूँ। ये इस यूनिट का आखिरी लेक्चर है। इमेज क्लासिफिकेशन और लीफ इंडेक्स, इन दो चीज़ों की बात होगी यहाँ पर, है ना। दोनों ही आपके सिलेबस में है, लेकिन करके हम इन दोनों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। इमेज क्लासिफिकेशन, जब हम लोगों ने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन की बात की थी इसके पहले वाले टॉपिक में, है ना, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, आप मुझे बताओ उसमें इमेज क्लासिफिकेशन की बात हुई थी ना। हम एक्सट्रैक्शन क्या कर रहे हैं? मतलब हमें इमेज की कौन सी इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा कोई वेव आया, यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, फिर वापस वो कहाँ गया? वो सैटेलाइट को गया, फिर सैटेलाइट ने इसको प्रोसेस किया और बेस स्टेशन को सेंड कर दिया। इसके बाद आपको अगर इसका ब्लॉक डायग्राम याद हो तो इसमें एक इंटरप्रेटर यूज होता था, उसके बाद एप्लीकेशन था। ठीक है, अब ये क्या है वो मैं समझाता हूँ आपको। जब ये डेटा यहाँ पर रिसीव कर लिया गया बेस स्टेशन के द्वारा, तो वो इंटरप्रेटर को सेंड किया जाएगा, उसके बाद उसकी ब्रॉडकास्टिंग होगी। इंटरप्रेटर का काम क्या है कि जो भी सिग्नल की वैल्यू आई हुई है, एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यू है ना, वो उन एट्रीब्यूट्स को इंफॉर्मेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना। अभी हमारे पास सिग्नल का कुछ डेटा है, डिजिटल वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज को आप देख कर नहीं समझ सकते एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। ठीक बात है। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। लाइक यहाँ पर फॉरेस्ट है ना, यहाँ पर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर फ्लड है ना। यहाँ पर सूखी ज़मीन बहुत ज़्यादा है, हालांकि हरियाली होनी चाहिए थी, इसका मतलब वहाँ पर ड्रॉट है। ड्रॉट मतलब सूखा होता है ना, सूखा है। इसके अलावा ठीक है, किसी एरिया में आपने फसल उगाई थी और बाद में आपने GIS की सहायता से देखा तो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हुआ कि वहाँ पर फसल है ही नहीं। बहुत सारे लोग टैक्स चोरी करते हैं, खास करके ये लोन वाला है ना, लोन चोरी करते हैं। ये क्रॉप के नाम पर वो लोन लेते हैं कि हमने ये फसल लगाई है और इसके लिए हमें लोन चाहिए। लोन पास भी हो जाता है और उसके बाद फिर वो ये दिखा देते हैं कि हमारी फसल बर्बाद हो गई। GIS और रिमोट सेंसिंग की सहायता से ये देखा जा सकता है कि एक्चुअली में फसल बर्बाद हुई कि नहीं हुई, कहीं फसल लगाया ही नहीं हुई है ना, और पूरा पैसा डकार गए हों, इस तरह की चीज़ें। भाई देखो, एक और अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जो कि अलग अलग कंट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है कि भाई लोग टैक्स पे नहीं करते हैं, लेकिन नए कंस्ट्रक्शंस वहाँ हो रहे हैं तो वो चेक करते हैं कि जो नए कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं जिसके भी हैं, है ना, वो उन्होंने टैक्स पे किया था कि नहीं किया था। अगर नहीं किया था तो टैक्स चोरी का पता चल जाएगा और फिर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की चीज़ होती है। तो GIS और RS के ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। तो एक तो बिल्डिंग है, साइट है, क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें, तो वो कैसे होगा? वो इमेज क्लासिफिकेशन के द्वारा होगा। जो हम इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, दैट इंफॉर्मेशन विल डिफाइन द टाइप ऑफ क्लस्टर, लाइक इट इज़ फॉरेस्ट, या तो एक फॉरेस्ट होगा, ठीक है, या वाटर पूल है, या आइस बर्ग है ना। अलग अलग जो हमारे हो सकते हैं तरीके, वो अर्थ स्ट्रक्चर, एटमॉस्फेयर, इसमें अर्थ के सरफेस पर, है ना, वो हम इसमें बता सकते हैं। तो इमेज क्लासिफिकेशन इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन का एक पार्ट है। सो इमेज क्लासिफिकेशन रिफर्स टू द टास्क ऑफ extracting information classes from the multi-band raster image। ओके, अब ये दो तरह के हैं, एक है आपका सुपरवाइज्ड, दूसरा है अनसुपरवाइज्ड। ठीक है, तो अब ये दोनों तरीके क्या हैं, कैसे ये काम करते हैं, इसके बारे में पिछले वीडियो में लास्ट में 1 मिनट हल्की सी चर्चा हुई थी, लेकिन चूंकि ये 10 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए इमेज क्लासिफिकेशन क्या होता है और कैसे हम इसको लिखेंगे। तो दो तरह के क्लासिफिकेशन, एक सुपरवाइज्ड और दूसरा अनसुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन, अब देखो हम लोग, भाई आपने AI का नाम सुना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यस सुना होगा। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास हम प्रोग्राम में कुछ सैंपल डेटा प्रोवाइड करते हैं, सैंपल डेटा, या इसको आप ट्रेंड डेटा भी बोलते हैं, ट्रेंड डेटा। ठीक है ना, ट्रेंड डेटा हम प्रोवाइड करते हैं, और इस डेटा जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उस प्रोग्राम में इन्हीं डेटा से कंपेयर करते हैं। मतलब इफ, ठीक है, A = B और दूसरा लिखते हैं तो ये परफॉर्म होगा, एल्स का मतलब ये परफॉर्म नहीं होगा। बस समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
तो अगर ए बराबर बी होगा मतलब पैटर्न मैच हो रहा है, तो उस कंडीशन में ही आपका ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ट्रेंड डेटा, एक तो तरीका यही होता है कि भाई ट्रेंड डेटा की सहायता से हम करें, और दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका हमारा क्या होता है, दूसरा तरीका हमारा होता है कि भाई आप ट्रेंड डेटा को यूज ना करें, है ना, बल्कि आप बिना ट्रेंड डेटा के आप उसमें अनुमान लगाएं। ओके है कि नहीं है? अब चलो हम अनसुपरवाइज्ड और सुपरवाइज्ड दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले अनसुपरवाइज्ड ऐसा मेथड है जिसमें कोई सुपरविजन की जरूरत नहीं है। देयर इज नो एनी ट्रेंड डेटा, कोई भी ट्रेंड डेटा अवेलेबल नहीं है। नहीं है तो फिर क्या करेंगे, तो यूजर अनुमान के आधार पर या कंप्यूटर टूल बॉक्स के आधार पर, है ना, टूल बॉक्सेस से कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करके उसके अकॉर्डिंग क्लस्टर का नाम प्रोवाइड करके, ठीक है। तो पहले उनके पास कुछ रहा होगा जिस एक्सपीरियंस के आधार पर, या मान लीजिए ये पता है कि इस एरिया में वेजिटेशन है, तो उस एरिया से जो हमारे सिग्नल रिसीव हुई उस सिग्नल को वो उसी समय कलेक्ट करते हैं, और उससे मिलता जुलता जो भी सिग्नल मिलता है आसपास के जो पिक्सल्स उसके जैसे होते हैं उन सबको वो वही नाम दे देते हैं। दैट इज, अगर ये फॉरेस्ट है हमारा, ये भी हमारा फॉरेस्ट हुआ। मेथड काफ़ी एक्यूरेट होता है ना, क्योंकि इसमें कंप्यूटर तो कुछ सोच नहीं सकता, कंप्यूटर को जो आप प्रोग्राम में देंगे सिर्फ वही करेगा, ठीक है, लेकिन ह्यूमन उसमें बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर कुछ गलत या सही हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग कुछ नए डिसीजंस भी ले सकते हैं। यहाँ पर यूजर खुद ही सुपरवाइज करता है ना, कंप्यूटर के सुपरविजन में कुछ नहीं होता है, एंड दैट इज नोन एज अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन। तो ये हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें, और अब उसके बाद फिर यूजर क्या करता है, उसमें नंबर ऑफ क्लासेस वो डिफाइन कर देता है, ठीक है, और फिर उनके जो भी कहाँ पर हैं, वो कितनी फ्रिक्वेंसी है उनकी, मतलब कितनी जगह पर वो पाए जा रहे हैं, उन सबको क्लासीफाई करने के बाद, ठीक है, वो बताते हैं कि ये पोजीशन फॉरेस्ट का है, ये पोजीशन कहीं पर इंटेंसिटी कम या ज़्यादा होगी, तो अगर फॉरेस्ट को डार्क ग्रीन कलर से दिखाया होगा तो उसको फिर लाइट ग्रीन कलर से वो वाला दिखाएंगे जिसमें जहाँ पर फॉरेस्ट की वैल्यू कम होगी, इंटेंसिटी की वैल्यू थोड़ी कम आ रही होगी, है ना। इस तरह से क्लास किया जा सकता है। तो अनसुपरवाइज्ड का अगर हम डेटा स्ट्रक्चर देखने जाएं तो सेलेक्ट नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस हमने डिफाइन कर रखा है, उसमें से हम कोई एक क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर कंप्यूटर की सहायता से, कंप्यूटर टूल बॉक्स की सहायता से उन क्लस्टर्स पिक्सल को हम स्पेक्ट्रल क्लासेस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उनको हम कुछ लेबल दे देंगे, नाम दे देंगे या सिंबल दे देंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए फॉरेस्ट के लिए हमने ट्रायंगल यूज किया, तो जहाँ जहाँ फॉरेस्ट होगा वहाँ पर हम ट्रायंगल सिंबल यूज करेंगे, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर। तो ये हमारा, और उसके बाद फाइनली क्या होता है, आप जो रिजल्ट होगा वो इवेलुएट करेंगे और मैप क्रिएट हो जाएगा। ये अनसुपरवाइज्ड हमारा होता है, ठीक है। और इस तरीके से आप देखो इसके एडवांटेजेस को देखते हैं। इस तरीके से आप बहुत आसानी से आप एक मैप क्रिएट कर सकते हैं, है ना, कोई प्रायर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा लेवल है या कौन सी क्लासेस हो सकती हैं, और उसके बारे में आपको ठीक ठीक इन्फॉर्मेशन आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और चूंकि ये स्पेक्ट्रल इन्फॉर्मेशन के आधार पर, पूरी तरह से आधार पर क्लासेस को डिफाइन किया गया है, ठीक है, इसलिए ये आपके जो इंटरप्रिटेशन होता है वो कोई सब्जेक्टिव नहीं होता है ना। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी है इसमें। यूजर ने मैप बनाने में एक समय लिया, है ना, इसमें एक टाइम लगा। अब ये जो समय लगा है ना, वो उसके बाद एक मैप तैयार हो गया। अब जहाँ पर फॉरेस्ट है थोड़े समय के बाद वहाँ पर पतझड़ हो सकता है, तो फॉरेस्ट में भी ग्रीन लीव्स हैं, बाद में वो ग्रीन लीव्स हट जाएं और केवल पेड़ रह जाएं, लेकिन उसमें आपके पत्ते न रहें, तो मैप तो बदलना पड़ेगा ना, कि भाई इस समय करंट सिचुएशन में जो मैप है उसमें वहाँ पर मौसम में बदलाव हो रहा है, या जिसकी भी वजह से वहाँ पर पत्ते अवेलेबल नहीं हैं, या किसी खेत में बहुत बड़े मैदान में बहुत सारी घास थी और कुछ समय के बाद वो घास हट जाए, तो यूजर को लगातार उस पर काम करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये तो यूजर डिफाइंड है अनसुपरवाइज्ड मेथड। इसमें
बहुत सारा समय देना पड़ेगा और ये बार बार करना पड़ेगा। ठीक है, और इस बार बार के प्रोसेस में कई बार आइडेंटिफिकेशन यूजर की तरफ से रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि हर बार उसको नई चीज़ सोचनी है, नई चीज़ करनी है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर क्लास को डिफाइन करना तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन उसमें इतना समय यूजर के ऊपर देना, लेकिन एक बेनिफिट भी है इसमें कि भाई यूजर अवेलेबल होता है, इसकी वजह से जो जॉब है, तो जॉब वाली पोजीशन इसमें ठीक हो जाती है, लोगों को जॉब मिलती है। जो कि अनसुपरवाइज्ड के केस में केवल कंप्यूटर ट्रेन डेटा की सहायता से क्लासेस को डिफाइन कर देगा, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जॉबलेस हो जाएंगे। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ सुपरवाइज्ड मेथड। अभी हम आगे देखेंगे उसके बारे में। सो अनसुपरवाइज्ड के बाद अब हम सुपरवाइज्ड की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, देयर मस्ट बी सम फीडबैक अवेलेबल, है ना। ये फीडबैक क्या है, कुछ ट्रेंड डेटा है। ये जो हमारे पास ट्रेंड डेटा है उसकी सहायता से आप जो भी हमारे पास सिग्नल इंटेंसिटी अवेलेबल है उसको कंपेयर करते हैं। तो यूजर सबसे पहले ट्रेनिंग डेटा को कलेक्ट करता है, उसके बाद वो ट्रेनिंग साइट्स जो हमारे अवेलेबल हैं वहाँ पर वो इनको कंपेयर कराता है। कंपेयर करने के बाद कंप्यूटर पिक्सेल्स को जो क्लोजेस्ट क्लास है बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग डेटा, है ना, जो हमारे पास पहले से डेटा अवेलेबल है उसके आधार पर कुछ क्लास डिफाइन कर देते हैं और फिर फाइनल मैप आपका तैयार हो जाता है, जिसको आप इवेलुएट रिजल्ट बोलते हैं। ठीक बात है। तो मतलब ट्रेंड डेटा के आधार पर यहाँ पर सारे चीज़ें होनी हैं। इसमें कुछ एल्गोरिदम यूज किए जाते हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम फॉर सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन के लिए। एक तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। मैक्सिमम लाइक्लीहुड में क्या है, जो हमारे पास ट्रेंड डेटा है, मान लीजिए फॉरेस्ट के लिए हमने ट्रेंड डेटा दिया हुआ है, उसी के मैक्सिमम लाइक्लीहुड, उसी के एकदम से जैसा या करीब करीब जैसा हो दूसरा जो हमारे सिग्नल अवेलेबल है, अगर वो भी उसी के जैसा है, ऐसी कंडीशन में उसको हम कहते हैं कि वो मैक्सिमम लाइक्लीहुड है। इसका मतलब उसको उसी क्लास में रखा जा सकता है जिस क्लास का वो ट्रेंड डेटा है। ठीक है, तो फॉरेस्ट में उसको रख देंगे। ठीक है, और ये क्लियर भी है कि भाई इंटेंसिटी सेम है, इसका मतलब वो उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि सेम इंटेंसिटी और उसके एट्रीब्यूट्स कई बार सेम हो सकते हैं फॉर द डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स, है ना, डिफरेंट क्लस्टर या क्लासेस। तो ये कई बार हो सकता है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली तो हमें क्लस्टर्स ठीक ठीक डिफाइन कर पाते हैं। तो ऐसी मैक्सिमम जिसकी प्रोबेबिलिटी है क्लास के एकदम क्लोज होने की, मतलब जिनका मैक्सिमम लाइकलीहुड है, मतलब उनकी इंटेंसिटी एकदम से पास पास है, उसको हम एक क्लास में रखते हैं और ट्रेन डेटा का जो क्लास है वही नाम हम दे देते हैं। दिस इज मैक्सिमम लाइक्लीहुड। दूसरा मिनिमम डिस्टेंस, कोई एक क्लास हमारे पास ट्रेन डेटा का कोई एक पिक्सल है, उसको डिफाइन किया हुआ है कि भाई ये फॉरेस्ट का है, तो उसके आसपास के जो पिक्सल होंगे वो भी नॉर्मली फॉरेस्ट के ही होंगे। ये आपका मिनिमम डिस्टेंस में होता है। कई बार ये ठीक नहीं होता है क्योंकि इंटेंसिटी तो आपका पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है। तो हो सकता है इस पॉइंट पर सूखी घास थी और उसके तुरंत बाद फॉरेस्ट स्टार्ट हो गया, तो कई बार ये मेथड रॉन्ग भी हो जाता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा यूजफुल मेथड ये आपका अवेलेबल नहीं है। महालेनोबिस डिस्टेंस ये आपका दोनों ही चीज़ों को यूज करता है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड और नियरेस्ट पिक्सल्स, ये दोनों को यूज करता है। मतलब ये पहले और दूसरे का मिक्सचर है और इन दोनों की सहायता से ये फाइंड आउट करता है कि हमारा जो फॉरेस्ट है वो उसके पास पास के पिक्सल भी फॉरेस्ट हैं कि नहीं है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड के आधार पर। और फिर ये भी डिफाइन कर लेते हैं कि ये जो हमारा नियरेस्ट पिक्सल्स हैं वो फॉरेस्ट के पार्ट होंगे, तो उनको एक साथ आपको मैप कर लेते हैं, आसानी से ही मैप हो जाता है। ठीक बात है। एक हमारा होता है स्पेक्ट्रल एंगल मैपर। इसमें क्या होता है, किस एंगल से कितनी इंटेंसिटी आ रही है, ठीक है, और वो ट्रेंड डेटा हमारे पास क्या है उसके आधार पर पिक्सल्स को मैच कराते हैं। ये काफ़ी बड़ा मेथड आज के समय में माना जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर जो भी हमारे पास ये स्पेक्ट्रा से जो भी हमारे पास इंटेंसिटी अवेलेबल है उसको ट्रेंड डेटा के साथ कंपेयर करके ये डिफाइन करते हैं कि किस तरह की क्लास होगी। ठीक है, तो वो एंगल और वेवलेंथ ये दोनों इसके पैरामीटर्स होते हैं जिसके आधार पर ये किया जाता है। अगर हम सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन के बीच में हम डिफरेंस को देखना चाहें
तो मैंने अभी कुछ चीज़ें बताई हुई थी, मैं उसको कुछ चीज़ें फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। अनसुपरवाइज्ड में एक तो ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, ह्यूमन रिसोर्स। सुपरवाइज्ड में ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। एक तो ये है हमारा। दूसरा है कि कंप्यूटर को अभी आप यूज़ तो करेंगे, लेकिन इसमें जो यूज़ करने का काम है ये यूजर करेगा, और यूजर ये अपनी तरफ से एल्गोरिदम भी डिफाइन करेगा कि किस आधार पर उसको करना है, ठीक है। हालांकि कुछ जो बेसिक एरिया है क्लासिफिकेशंस के, उसके बारे में यूजर को पता होना चाहिए, जो कि कंप्यूटर में हम लोग ट्रेनिंग डेटा के फॉर्म में फीड कर देते हैं सुपरवाइज्ड मेथड में, वो आपके ब्रेन में कम से कम होना चाहिए, सो दैट कि आप प्रॉपर क्लस्टरिंग कर पाएँ, ठीक है। जो ग्रुपिंग होगी वो एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। इसके अलावा कौन सा डेवलपमेंट एरिया है, कौन सा फॉरेस्ट है ना, कौन सा वेटलैंड है, कौन सा आइसलैंड है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एकदम एक्चुअल आपको इसमें बनता है, लेकिन ये काफ़ी टाइम टेकिंग है। सुपरवाइज्ड मेथड में ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसमें आपका प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो हमारा है उसमें ट्रेंड डेटा भी अवेलेबल होता है, जो कि लगातार जो भी हम इनपुट उसको प्रोवाइड करते हैं उस ट्रेंड डेटा से उसको कंपेयर करता है सॉफ्टवेयर, और उसके आधार पर कुछ डिसीजन मेकिंग करता है। इसमें यूजर को प्रायर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, पहले से नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कंप्यूटर ट्रेंड डेटा के आधार पर खुद ही डिसीजन लेकर उसके अकॉर्डिंग क्लासेज या क्लस्टर्स को डिफाइन करता है। एक जो इसमें और है कि भाई आप एग्जाम में ये भी वाला भी लिख सकते हैं कि भाई अनसुपरवाइज्ड में तो जॉब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन सुपरवाइज्ड में जॉब बहुत ज़्यादा जा सकती है, उसके बारे में भी आप एक इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से दे सकते हैं। वेजिटेशन इंडेक्स, अब देखो वेजिटेशन इंडेक्स क्या है। हमने ये बताया था कि जो वेजिटेशन है वो आईआर की सहायता से आपको ये पता चल जाता है कि यहाँ पर वेजिटेशन है कि नहीं। आईआर का रिफ्लेक्टेंस वेजिटेशन के लिए सबसे ज़्यादा है, और ये आपका 60% होता है, ठीक है। तो जो आपकी फॉरेस्ट है या कोई भी जो हमारे ग्रीनरीज अवेलेबल है ना, उनके एट्रीब्यूट्स को अगर हम इवेलुएट कर पाएँ और उन इवेलुएशन के आधार पर हमें डिसाइड कर पाएँ कि एक्चुअली में वहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो एप्लीकेशंस होंगे वो वेजिटेशन के एप्लीकेशंस होंगे। वेजिटेशन इंडेक्स को पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वेजिटेशन इंडेक्स हमारा वहाँ पर जो भी वेजिटेशन इंडेक्स, अगर वेजिटेशन हमारा था तो उससे कितना सिग्नल हमारा पहुँचना चाहिए था ये हमको पता है। ये बैंड 1 मान लीजिए, या बैंड 1 तो नहीं कहेंगे, एक ही बैंड हम इसमें यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी इंटेंसिटी 1 मान लीजिए। और अभी करंट सिनेरियो में कितनी इंटेंसिटी हमको मिल रही है, दैट इज इंटेंसिटी 2। तो पहले और दूसरे के आधार पर, इस रेशियो के आधार पर ये डिसाइड कर पाएंगे, यही जो रेशियो है दिस इज आपका ये वेजिटेशन इंडेक्स। वेजिटेशन इंडेक्स मतलब एक्चुअल, ये आपका आइडियल जो हमारा है, आइडियल इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय एक्चुअल इंटेंसिटी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू या तो आइडियल इंटेंसिटी से ज़्यादा आएगी, है ना, या तो आइडियल इंटेंसिटी से ज़्यादा आएगी या तो आइडियल इंटेंसिटी से कम आएगी। अगर आइडियल इंटेंसिटी से ज़्यादा आ रही है इसका मतलब यह है कि जो एब्सोल्यूट इंटेंसिटी है दैट इज स्मॉलर। अगर आइडियल इंटेंसिटी से ज़्यादा आ रही है, आइडियल इंटेंसिटी से नहीं कहेंगे 1 से कहिए आप, दैट इज मोर करेक्ट। ये 1 से ज़्यादा है तो 1 से ज़्यादा है या 1 से कम है, तो 1 से ज़्यादा है इसका मतलब आइडियल इंटेंसिटी ज़्यादा है, 1 से कम है इसका मतलब एक्चुअल इंटेंसिटी ज़्यादा है। उसके आधार पर ये डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर ग्रीनरी अवेलेबल है कि नहीं, है ना। तो ये जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं वेजिटेशन इंडेक्स में, एक तो वेजिटेशन इंडेक्स हो गया आपका जिसको लीफ एरिया इंडेक्स भी बोलते हैं। इसके अलावा परसेंटेज ग्रीन कवर, क्लोरोफिल कंटेंट कितना है, ग्रीन गैस बायोमास कितना है, अब ये जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसमें कितना ये सनलाइट को ऑब्जर्व कर पा रहा है ना, ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन वेजिटेशन इंडेक्स में होता है। क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या जरूरत है, एग्जाम में आपको पूछा जाता है एप्लीकेशन। तो कहीं पर हमारा ना अभी पेड़ पौधों में लगातार पत्ते बने हुए थे, फॉरेस्ट में तो आप पानी देने जाते नहीं, तो वहाँ पर मौसम के आधार पर वहाँ पर पत्तियों के कलर में बदलाव होना, है ना, पत्तियों का पेड़ से नीचे गिर जाना,
ये सारी चीज़ें होती ही रहती हैं। इसके आधार पर हम क्लाइमेट को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ अगर बात करूँ फरवरी और मार्च की बात करूँ, तो फरवरी में पेड़ों पर पत्तों की संख्या अच्छी खासी रहती है, लेकिन मार्च अप्रैल में वो पत्तों की संख्या गिरने लगती है। ये नॉर्मली स्प्रिंग आपका ये बसंत ऋतु में होता है, स्प्रिंग सीजन आप बोलते हैं। तो वो जब पेड़ों पर पत्तों की संख्या हमें नहीं मिलेगी तो हम ये अनुमान लगा लेंगे कि इस समय पतझड़ का मौसम है। हमारे इसमें पतझड़ का मौसम 2 बार आता है। एक बार आपका बारिश के बाद आएगा और एक बार ये आता है। तो दोनों ही बार में स्पेशली आपका बसंत ऋतु में पूरी तरह से पत्ते गिर जाते हैं, तो क्लाइमेट को एग्जामिन करना आसान हो जाता है। तो अगर वेजिटेशन इंडेक्स आपने कैलकुलेट कर लिया है तो उसके आधार पर आप जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उसके आधार पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्लाइमेट में कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। इसी तरह से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर सॉयल में वाटर कंटेंट अवेलेबल है और कहाँ पर अवेलेबल नहीं है, वो भी ग्रीनरी के आधार पर आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार ज़मीन सूख गई तो वहाँ पर ग्रीन ग्रासेस खत्म हो जाएंगे। इसी तरह से सूखे को मॉनिटर किया जा सकता है। आप इसके आगे एक और जोड़ लीजिए, बाढ़ को भी है ना मॉनिटर किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप क्रॉप इरिगेशन, क्रॉप मैनेजमेंट, फसलों को भी शेड्यूल कर सकते हैं कि भाई किस तरह से कब क्या करें। इसके अलावा आप जो आपके प्लांट से इवेपोरेशन हो रहा है या ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसको भी आप मॉनिटर लगातार कर सकते हैं। खास करके पत्तियों से जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसको अगर आप मेजर कर लेते हैं तो उससे आप ये जानकारी ले सकते हैं। ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ, समर सीजन है। ट्रांसपिरेशन कम होने का मतलब क्या है, विंटर सीजन है। नॉर्मल ट्रांसपिरेशन का मतलब आपका नॉर्मल सीजन है। इसके अलावा आप बायोडाइवर्सिटी जो अलग अलग है उसमें चेंजेस को आप डिटेक्ट कर सकते हैं और वेजिटेशन को अलग अलग फॉर्म में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी यूनिट 3 में थी। इस यूनिट 3 का आखिरी लेक्चर था, ये आज समाप्त हो गया। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। खूब बढ़िया से पढ़िए, अच्छे नंबर पाने हैं।